आज तो आप लोग को लगेगा क्या कि सर मतलब कि हार्ड लग रहा है, कल आप लोग को आसान लग रहा था। कल तो बेसिक टॉपिक स्टार्ट ही हुए थे ना, तो इसलिए आप लोगों को क्या लग रहा था, आसान लग रहा था। और सीबीटी टेस्ट सेकेंड होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो इतना बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरी नोट्स, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू और साथ ही टेस्ट सीरीज मिलते हैं, जिससे आपका इस बार रिजल्ट हो सके मैक्सिमम स्टूडेंटों का। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एक सीमित स्थान पर उत्पन्न संक्रमण, एक सीमित स्थान है वहां पर जो संक्रमण उत्पन्न होता है, जो बाद में पूरे शरीर में प्रभावित करता है। मान के चलिए एक सीमित स्थान, कई स्थान से किसी जगह से उत्पन्न हुआ कोई संक्रमण, उसके बाद पूरे शरीर में फैल गया, वह किस प्रकार का संक्रमण है? क्या उसको फोकल संक्रमण कहेंगे, या प्राण लिगत संक्रमण, या अस्पताल अस्पताल जनित संक्रमण, या लुप्त संक्रमण कहेंगे? तो बताइए। थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसको फोकल संक्रमण कहेंगे। अस्पताल जनित कैसे कहेंगे? यहाँ पर अस्पताल का तो कहीं चर्चे नहीं है, तो अस्पताल जनित कैसे कहेंगे? फोकल संक्रमण। क्या आसान लग रहा है क्वेश्चन? कल तो आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे, आज इसलिए थ्योरी कुछ कम किए हैं। तो एक स्थान पर उत्पन्न संक्रमण जो बाद में जाकर, मान के चलिए शरीर के किसी स्थान से संक्रमण उत्पन्न होता है, वो पूरे शरीर में फैल जाता है, तो वह किस प्रकार संक्रमण कहलाता है? तो उस संक्रमण को फोकल संक्रमण कहते हैं। अगर फोकल संक्रमण टर्म आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि यह एक स्थान पे उत्पन्न हुआ था, उसके बाद पूरे शरीर में फैल गया। चलिए, सुमन रॉय कह रहा है कि सर ऐसे क्वेश्चन में दम है। क्वेश्चन तो एग्जाम तक करते ही रहेंगे, क्वेश्चन तो ढेर ढेर करना है, सभी टाइप से करवा देंगे, उसमें क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन तो अभी करवा दिए ना, ये तो हो गया, यहाँ से शुरू ही किए थे क्लास। निम्न में से कौन सा विकल्प फोमाइट का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। यहाँ से तो क्लास ही शुरू किए थे, ये तो आप सबको पता ही है। कह रहा है वो मतलब कि जब थ्योरी करवाएंगे ना, तो सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक का स्टार्टिंग था, मतलब इंट्रो क्लास था कल इस टॉपिक का, तो इंट्रो क्लास में तो इंट्रो लेवल का ही क्वेश्चन आएगा ना। आज उसके डेप्थ में जा रहे हैं, धीरे धीरे और डेप्थ में जाएंगे टॉपिक का, तो उस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है कि मल मुख मार्ग जो होते हैं उसमें से कह रहा है कि उससे फैलने वाले रोग में सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? क्या उनसे राइबिज फैलता है? देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, देखकर गलती मत कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा है। राइबिज होंगे नहीं, मलेरिया होगा नहीं, टेटनस होगा नहीं, तो उनसे मल मूत्र इन सब के द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है वो तो हैजा ही नहीं होंगे, क्योंकि हैजा ही मतलब इन सारे गंदगी चीज़ों से फैलते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया गया है, जिसको दिक्कत होंगे पढ़ सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि अस्पताल जनित संक्रमण के प्रमुख स्रोत क्या है? केवल डॉक्टर, केवल मरीज, मरीज और अंगातुक एवं अस्पताल का वातावरण, या केवल उपकरण? तो ये सब डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर अस्पताल में संक्रमण फैलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे, पहला क्वेश्चन में बहुत सारे अस्पताल संक्रमण बता रहे थे। देखिए, अस्पताल में संक्रमण या तो मरीज से फैलेंगे, यहाँ या वहाँ का अगर वातावरण उस तरीके से स्वच्छ नहीं है तब फैलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग गलती किए थे ना। आवाज़ थोड़ा सा वाइब्रेटर का जा रहा होगा, वही ना, ग्राइंडिंग मशीन चल रहा है बगल में, थोड़ा सा रोड बन रहा है। आपको हम बता ही चुके हैं कि पटना में एक बार एक रोड को बनाता है, उसके बाद फिर तोड़ता है, फिर बनाता है, तो वही काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं जा रहे होंगे आवाज़, ठीक है। क्लास से पहले बंद था, पता नहीं फिर शुरू कर दिया। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण के प्रवेश मार्ग पोर्टल ऑफ एंट्री में शामिल नहीं है?
मतलब ये कह रहा है कि संक्रमण मार्ग, जैसे क्या बहुत सारे संक्रमण जो होते हैं वो किस प्रवेश मार्ग के द्वारा, कल यही प्रवेश मार्ग सब बता रहे थे ना, आप लोग को बहुत आसान लग रहा था, अब उसी से क्वेश्चन आ रहा है, बनाइए अब। और गलती कर रहे हैं, सब गलती कर रहा है। साइबी का सी है, पूजा का डी है, अंशिका काजल पूजा का बी है, उसके बाद एक दो का ही सही है, बाकी सब का गलत है। ये क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत करने वाला था? कंचन का भी सही है, प्रिया का भी सही है, चलिए, और सत्यवीर का भी सही है, उसके बाद चलिए सुनीता का भी सही है, सी होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे कि निम्न में से कौन सा ऐसा संक्रमण का प्रवेश मार्ग है जो संक्रमण प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, उसमें शामिल नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, प्रवेश मार्ग जिसमें शामिल नहीं है, पहला है त्वचा पर घाव, रक्त का आधान, छींकना, या नेत्र श्लेष्मा। तो क्या हो जाएगा? छींकना होगा। ये प्रवेश मार्ग नहीं है, ये मतलब कि एक से दूसरे में, मतलब कि कह सकते हैं कि निकलने वाला मार्ग है, एक से दूसरे में फैलाने वाला मार्ग है। मान के चलिए कोई व्यक्ति सर्दी खांसी या कोई मतलब कि ऐसी मतलब कि श्वसन संबंधित विकार से पीड़ित है, वो छींकेंगे, जैसे कोरोना ही थे, तो उससे दूसरे में संक्रमण चल जाएगा। ये न कि प्रवेश करने वाला मार्ग है, छींकने की बात कर रहा है। तो कैसे गलती की, आप ही लोग बताइए, तो माफी करने लायक गलती था। गायत्री कह रहा है मेरा सही है, पूजा का भी गलती था, मैक्सिमम का तो गलत ही था, कुछ ही का सही था। छींकना क्या होता है? ये मतलब कि प्रवेश नहीं है, मतलब कि ये मतलब कि निकासी कर सकते हैं, जो एक से दूसरे में संक्रमण फैला सकता है, या निकासी मार्ग है, वैसे व्याख्या में भी दे दिया गया है। छींकना निकासी मार्ग है ना, तो आप लोग कैसे आंसर गलत कर रहे? मैक्सिमम का गलत था, सत्यवीर आपका सही था, हमने देखे थे, मैक्सिमम का सही था, सबका गलत। क्वेश्चन नहीं समझे? क्या नहीं समझे? क्वेश्चन कुछ था ही नहीं तो कर है। अच्छा कौन नहीं समझा? अच्छा विजय कुमार रॉय, अपना नाम बता दीजिए। देखिए करेक्ट, निम्न में से कौन सा संक्रमण एक प्रवेश मार्ग, करेक्ट, जो कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जो प्रवेश करते हैं, जैसे नाक से, त्वचा से, और रक्त के, या तो दूसरे से अगर रक्त लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उससे भी संक्रमण जाते हैं ना बॉडी में। तो करेक्ट, इनमें से कौन है जो कि आपको दिख रहा है इन चारों ऑप्शन में से कि संक्रमण का प्रवेश मार्ग नहीं है? तो त्वचा से तो ये सब संक्रमण होते हैं, रक्त के आधान से भी संक्रमण प्रवेश कर सकते हैं, नेत्र श्लेष्मा से भी संक्रमण प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इस बीच में इस तरीके से आंख वाला बीमारी आया था ना, कि मतलब जिसमें आंख मतलब कि पीले कलर का हो जाता है, नीला कलर का, वो मतलब कि अगर उसके श्लेष में देखते तो उससे हो जाता। अभी भी कुछ ऐसी बीमारी है जो कि आंख में अगर मतलब कि उसमें गंदगी आने लगता है, उसमें देखता है तो उससे हो जाता है। तो ये भी क्या है, मतलब कि प्रवेश का मार्ग होते हैं, लेकिन छींकना प्रवेश का मार्ग नहीं है, ये निकासी मार्ग है, कि एक से दूसरे में फैला सकते हैं निकासी के जरिए। नहीं, दोबारा इसलिए बताना पड़ रहा है कि एक स्टूडेंट बोले कि नहीं समझा, और मेरे क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं समझा तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भले हम गरमा जाते हैं, मतलब कि अगर आसान रहता है तो उसमें समझने का कुछ था नहीं, फिर भी आप हो सकता है कि बहुत ऐसे भी आते हैं ना, जो मतलब कि चाहते रहे टाइम पास करे और अपना भी ना पढ़े, दूसरों को भी नहीं पढ़े, तब गरमा जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। कह रहा कि शोषण शोषण के माध्यम से रोगजनक का शरीर में प्रवेश किस प्रकार का प्रवेश से होता है? निगलना प्रवेश कहे जाएगा उसको, या इनहेलेशन शोषण मार्ग के शोषण प्रवेश कहे जाएंगे, शोषण मार्ग प्रवेश, या इंजेक्शन प्रवेश, या अवशोषण का प्रवेश, क्या कहा जाएगा उसको? तो ये तो शोषण नाम से ही क्लियर था, इसमें तो गलती नहीं किए हैं सर। रुक रुक कर चल रहा है, नहीं तो सुरुचि आप ही को दिक्कत रहता है, कहाँ रुक रहा है? कोई स्टूडेंट नहीं बता रहा है कि रुक रहा है, कोई भी नहीं बताया कि सर रुक रहा है, हम में भी नहीं रुक रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा संक्रमण का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, हमको उम्मीद है कि आप लोग गलती नहीं करिएगा। अगर आपको गलती समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। हाँ चल रहा है, आप में दिक्कत होगा सुरुचि। कह रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संक्रमण
का जो स्थानांतरण होता है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष रहता तो हम उसके तरफ जाते, लेकिन प्रत्यक्ष न दिया है तो उसको क्रॉस संक्रमण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक से दूसरे में गया तो उसको क्रॉस संक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष है, अगर प्रत्यक्ष रहता तो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सीधे की बात कहे थे, तो डायरेक्ट मतलब सीधा होता है, मतलब प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष दिया है तो ये ऑप्शन होंगे नहीं, प्राथमिक होगा नहीं, ये होंगे नहीं, पुनः संक्रमण सब बता ही दिए हैं। चलिए ये तो बहुत आसान हो गया अब आप लोग के लिए। उर्मिला अभी जुड़े हैं, चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। रेबीज रोग आज लगभग 40 क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितना कर सकते हैं थ्योरी से, लेकिन थ्योरी भी बहुत करना है। सेकेंड यूनिट आज शुरू होंगे तो उसका थ्योरी भी बहुत करना है। रेबीज रेबीज का प्रमुख जो स्रोत है क्या है? तो रेबीज तो आप सबको पता है ना, कुत्ता से होता है, कुत्ता से ही ना होते हैं। देखिए 30 भी गलत किया है, बताइए तो क्या कहें? खुशबू कुमारी 30 का बता रहे हैं कि सर दूषित जल, रैबिज दूषित जल से होता है। इतना बार बताने के बाद आपको दो ही चीज तो जानवर से फैलने वाली बीमारी पूछते हैं, एक तो या तो कुत्ता का पूछेगा रैबिज, या प्लेग रोग चूहा वाला पूछेगा। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कर सकते हैं। कारण कि स्वास्थ्य वाहक जो हेल्थ कैरियर की विशेष स्वास्थ्य वाहक की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें रोग लगभग नष्ट होते हैं, या ये रोग नहीं फैलाते हैं, या वह बिना लक्षण के रोग फैलते हैं, या केवल पशु में पाए जाते हैं? तो स्वास्थ्य वाहक, स्वास्थ्य ने स्वस्थ वाहक है, हेल्दी कैरियर के प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है इसका? इसमें क्या होते हैं ना, इसमें बिना लक्षण के रोग फैलते हैं। क्या होते हैं? इसमें बिना लक्षण के कोई सिंड्रोम्स दिखेगा नहीं, लेकिन वो फैलना शुरू हो जाएगा। इसमें बिना लक्षण के रोग फैलते हैं, जिसका भी सी आंसर था, बिल्कुल सही था। और मैक्सिमम स्टूडेंट बी किया था, बी बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? सी होगा। आज तो मैक्सिमम गलत ही कर रहे हैं, और जब पूरा थ्योरी करवाने लगेंगे तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि सर ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए ना, इतने क्वेश्चन हुआ, इतने क्वेश्चन हुआ तो इजी लग गया हमको आज क्वेश्चन। आज तो गलत ही कर रहे हैं। कारण कि ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट जानते हैं ना, पानी का जो बूंदा बूंदी गिरता है वो वर्षा वाला, उसको ड्रॉपलेट ही कहे जाते हैं। अरे पूजा क्या नहीं समझे, इसमें क्या समझाना है? क्वेश्चन है, थ्योरी थोड़ी है, इसमें क्या समझाएंगे? कह कि स्वास्थ्य वाहक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मतलब कि ये स्वस्थ वाहक जो होती है, इंग्लिश वाला वर्ड से समझिए ना, अगर इससे दिक्कत आ रहा है तो इंग्लिश में भी दे दिया। स्वस्थ वाहक की प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें जो संक्रमण, जो भी रोग होते हैं वो बिना लक्षण को शो किए मतलब कि फैलता है। बहुत ऐसे रोग होते हैं जिसको लक्षण पहले प्रकट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसका लक्षण शो नहीं होता है और वो फैलना शुरू कर दिए रहते हैं, तो वही चीजें होती है इसमें। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्वस्थ वाहक कहा जाता है। कहेगा क्या, नाम से भी क्लियर है, कहेगा कि आदमी तो स्वस्थ ही था, पता नहीं पूरे शरीर में कैसे संक्रमण फैल गया, तो उसी से नाम से रिलेटेड था। थोड़ा ही मतलब रिलेट करने वाला, थोड़ा सा तो दिमाग लगाने वाला है। ये भी ड्रॉपलेट समझा ही दिए, जैसे पानी का बूंदा बूंदी गिरता है तो उसको ड्रॉपलेट बोले जाते हैं, उसी से रिलेट करके सोच लीजिए। कह रहे कि ड्रॉपलेट संक्रमण मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? अब तो हमको नहीं लगता है कोई गलत करेगा। 32 का आप बी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, बी बिल्कुल सही है। रूपा आपका गलती है, प्रियंका आपका भी गलती है, सी नहीं होगा, बी होगा। मतलब कि खांसी एवं छींक, ये क्या होता है? तो ड्रॉपलेट संक्रमण मुख्यतः किस माध्यम से फैलते हैं? तो ये फैलते हैं खांसी और छींक के माध्यम से। छींकते हैं तो उसमें पानी के ड्रॉपलेट जैसे निकलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? खांसी और छींक के माध्यम से ड्रॉपलेट संक्रमण मुख्यतः फैलते हैं। तो पूछेगा अगर ड्रॉपलेट संक्रमण किन से फैलते हैं, तो छींक और खांसी से।
ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में पूछा। इनमें से कौन सा रक्त द्वारा संक्रमण का उदाहरण, मतलब कि रक्त द्वारा जो संक्रमण फैलता है उसका उदाहरण है। एक मिनट रुकिए, ऑप्शन कट हो रहा है क्या? चलिए, अब तो दिख रहा है, तो बता दीजिए। तो 33 में भी गलती नहीं करेंगे। तो रक्त द्वारा अगर कह रहा है कि संक्रमण का उदाहरण फैलना का, ट्रांसमिशन का, तो रक्त आदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त आदान। बीवी कर, हमको पता था आप लोग का सोचिए होंगे कि सर मच्छर काटेंगे एक से दूसरे में, तो उनसे भी होंगे। तो मच्छर आपके बॉडी में खून देता नहीं है, वो आपके बॉडी से खून लेता है। तो वो रक्त आपकी बॉडी में संक्रमित खून थोड़ी नहीं दिया जो आप संक्रमण, रक्त के आधान से संक्रमण फैलते हैं। मान के चलिए किसी में ब्लड चढ़ाया जाता है ना अलग से, तो अगर संक्रमित अगर ब्लड दिए जाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा संक्रमण, तो सी हो जाएगा। और वैसे भी इंग्लिश में क्लियर ही था, ट्रांसमिशन लिख ही दिए थे, ट्रांसमिशन लिख ही दिए थे, तो उसमें दिक्कत क्या था? आप सोचिए ना कि आप इतना लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं और आप चिल्लाते रहते हैं कि सर थ्योरी कम करवा के हमको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दीजिए, एक दिन में 200 500 क्वेश्चन या 100 करवा दीजिए। तो खुद सोचिए ना। चलिए, कह रहा है कि गैस गैंग्रीन संक्रमण प्रायः किस माध्यम से फैलता है? तो गैस गैंग्रीन, सबके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। गैस गैंग्रीन संक्रमण की बात कर रहा है ना। अच्छा, तो इसको थ्योरी में समझा देंगे, ठीक ना। तो ये किन से फैलते हैं? तो ये आपको मतलब कि मिट्टी से फैलते हैं, इसका बता देंगे। गैस गैंग्रीन थ्योरी में आएगा, वहां पर बता देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मतलब कि संक्रमण के निकास होता है ना, कि कुछ संक्रमण निकासी मतलब कि निकलकर एक में से निकलकर दूसरे में फैल गया। तो वही चीजें कह रहा है कि संक्रमण के निकास, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? संक्रमण के निकास का मतलब है कि एक में से निकला और दूसरे में जाके फैल गया। तो कह रहा है कि संक्रमण के निकास पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट का उदाहरण कौन है? इंजेक्शन, अल्सर, उल्टी या शोषण? यहां पे कह रहा है क्या, मतलब कि संक्रमण के निकास की बात कर रहा है। तो निकास किससे फैलते हैं, मतलब कि निकास किससे होते हैं? तो उल्टी से होंगे। किन से होंगे? उल्टी हो जाएंगे। संक्रमण के निकास का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? उल्टी आपका हो जाएगा। ये कॉली जीवाणु जो होता है इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ये एक बार और पढ़ा चुके थे, एक और टॉपिक में आए थे, और एक बार और जो थ्योरी बचा हुआ है वहाँ पर करवाएंगे। तो शायद लगता है क्या जो और थ्योरी बताने की ज़रूरत है, जो वहाँ पर सूक्ष्म वाले जो थ्योरी थे माइक्रो जीवाणु के बारे में, तब आप लोगों को क्वेश्चन और भी बेहतर तरीके से बनेंगे। तो ये दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, वहाँ पर नहीं, ये तो हम बता चुके हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल आया था ना, एग्जाम्पल 5-6 आया था, तो ये तो बताए हुए थे। कहाँ गया? हमने बताए हुए हैं शायद। हाँ, यहाँ पे था ना, भोजन और पानी से जो फैलने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए इसी में से एक उठाकर क्वेश्चन दे दिया है। था ना, क्लेरा सब था ना, दिया गया था ना, इसी में से क्वेश्चन था। तो गलती तो होना नहीं चाहिए था। अगर फिर भी गलती किए हैं तो ये आपकी गलतियां हैं कि आपने ध्यान से नहीं पढ़े। कहाँ पे थे हम लोग? चलिए, तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि मतलब ये किन से फैलते हैं? तो दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं। हाँ, दस्त होता है। चलिए, सब दस्त भी आगे में मेंशन करके आएगा। दस्त तो बहुत बार बताए थे ना। कह रहे कि निम्न में से कौन सा रोग वाहक, जो रोग वाहक जनित वेक्टर वॉर्न तो अभी बता दिए हैं, कुछ ही समय बताए थे। सुमन रॉय 35 फिर से समझाइए, कौन सा 35 में क्या था? कह रहा है कि संक्रमण के निकासी का, आज लगता नहीं है कि पूरा थ्योरी और क्वेश्चन हो पाएगा। संक्रमण के निकासी, यही था ना 35? सुमन, यही दिक्कत था। संक्रमण के निकास, एग्जिस्ट मतलब निकलना होता है कोई चीज का। मान के चलिए कुछ संक्रमण हो गया है, वैसे सिंपल सोचिए,
इस भाषा पे मत जाइए, सिंपल सोचिए। संक्रमण के निकास कह रहा है कि पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, कहता है ना कि हम इसमें गए थे, इंटर किए थे, एग्जिस्ट किए मतलब निकले। तो उसी तरीके से संक्रमण का जो एग्जिस्ट होंगे उसमें से सही उदाहरण आपको चुनना है, कौन सा इनमें से होंगे। तो आपको देखने से नहीं लग रहा है कि क्या अगर कोई संक्रमण है तो उल्टी के माध्यम से थोड़ा बहुत अगर कह सकते तो वो निकल सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे चीज आते हैं जो मतलब कि संक्रमित अगर मुंह में आने लगते हैं तो वो उल्टी करने का मन होता है, तो उससे क्या होता है, वो संक्रमण थोड़ा निकलने की चांसेस रहती है। 43 नंबर सही हुआ आपका, क्लास लिए थे। 43 नंबर सही हुआ, क्या मतलब रूपा? अच्छा, किसमें 43 नंबर? 5006 में आया है क्या? ये करवा चुके हैं ना? अच्छा, यहाँ पे थे ना आप, भूला भी देते हैं आप लोग। जब उस क्वेश्चन पर आते उस समय नहीं बोलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तब बोलते हैं सर इसको समझा दीजिए। कह रहे कि निम्न में से कौन सा रोग वाहक जनित वेक्टर बॉर्न है? तो क्या हो जाएगा, ये तो हम बहुत डिटेल्स में बहुत बार बताए, तो मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाहक जनित में क्या हो जाएगा आपका? मलेरिया हो जाएगा। ऐसे आंसर किए हुए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर किए हुए थे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान ही है। कह रहे कि संक्रमण होने की संभावना को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जो संक्रमण होने की जो संभावना होती है उसको सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक इसमें से कौन सा है? केवल रोगजनक, केवल पर्यावरण उसको प्रभावित करता है, या मेजबान की प्रतिरोध प्रतिरक्षा क्षमता, या केवल जलवायु? मेजबान समझते हैं, मेहमान नहीं कर रहा है, जो आपके यहाँ गेस्ट आता है उसकी बात नहीं कर रहा है। मेजबान मतलब जिस बॉडी में होगा उस बॉडी की बात कर रहा है। जैसे क्रिकेट सब सुनते होंगे तो कहते हैं कि मेजबान टीम को इसने हरा दिया। मेजबान मतलब जहां पर आया हुआ है, तो मतलब कि मतलब आप उसका मूल है तो आप पे ही बात कर रहा है। अगर किसी बॉडी में है तो उसको मेजबान समझ लीजिए। अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता, तो किसको क्षमता किसको प्रभावित करेगा? तो उस मेजबान शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। कोई संक्रमण आएगा तो सबसे पहले किस पर अटैक करेंगे? तो प्रतिरोधक क्षमता पर ही करेंगे ना, ताकि उसका इम्यूनिटी डेवलप ना हो, ताकि इसको मतलब कि इम्यूनिटी डेवलप होने की जो क्षमता है उसको कम करेगा, ताकि उस जो रोग है उसका संक्रमण ज़्यादा फैल सके। क्योंकि अगर बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते रहेगा तो कोई संक्रमण तो फैल नहीं सकता है। इसका अगर आंसर कर सकते हैं तो बताइए, लेकिन यहाँ से अब आप लोगों को थ्योरी की जरूरत पड़ गया है, क्योंकि इसका थ्योरी अभी बताना ज़रूरी है, तभी आप लोग यहाँ से आगे कर पाइएगा। तो चलिए, लगभग 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं। 15 का 20 क्वेश्चन हो गया है। 20 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन अभी ही हो गया, और 25 से 30 क्वेश्चन अभी और बाकी हुआ है। देखते हैं कितना करवा सकते हैं। वैसे थ्योरी भी अभी करवाना है, और इसका आंसर मतलब कि 39 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट बी बता रहे हैं। बी बिल्कुल सही है। सूक्ष्म जीवों का आकार सामान्यतः कितना होता है? मिली माइक्रो सब समझते हैं ना? 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6, मतलब 1/10 गो, मतलब कि मतलब 10⁻6 इस तरीके से होगा। तो इतना मतलब कि छोटा उसका साइज होता है, तो वही आकार होता है। तो क्या हो जाएगा? बी आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर माइक्रो जीव की बात, सूक्ष्म जीव की बात करें, जिसको माइक्रो जीव भी कह सकते हैं, तो उसका आकार कितना होता है? 0.3 से 14 माइक्रोन के बीच में होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा 15 क्वेश्चन हुआ है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी और करवा देते हैं, ठीक ना? थ्योरी होगा तो आपको बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ, यही से ना है, सूक्ष्म जीव का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में समझते हैं, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो इसको मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है। बैक्टीरिया, उसका साइज समझ गए? बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, वायरस जिसको जीवाणु कहते हैं, फंगस जो कवक सब होते हैं, फंगी सब, तो इनको 4 भाग में डिवाइड किए गए हैं। इन चारों के बारे में पता है आप लोगों को, धीरे धीरे और भी समझ में आ जाएगा। तो बीपीएससी का तैयारी करिए ना, कोई ज़रूरी है, मतलब उसमें तो होंगे 5 ही हज़ार का ना,
जो पढ़ेगा उसका तो हो ही जाता है रिजल्ट, ऐसा तो नहीं है। हम तो नहीं देखे हैं जो पढ़ा है उसका नहीं हुआ है। हमने अपने स्टूडेंट में से 3-4 ऐसे स्टूडेंट को भी देखे हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल थे, बहुत ही सामान्य थे पढ़ने में, लेकिन सारे चीज़ों को फॉलो किया, सारे नोट्स सारी चीज़ों को फॉलो किया। अभी वो जॉब पे चला गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, सारा कुछ हो भी गया है। और आप लोग को व्हाट्सअप का मैसेज भी दिखाते थे इसी वजह से, कि सब बता रहे थे कि सर मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से गाइड्स किए, जिस वजह से हमका सिलेक्शन हुआ है। तो 5006 में हुआ था, और इसमें तो 10,000 वैकेंसी है, तो इसमें भी मैक्सिमम का होगा ही। चलिए, कह रहा है कि जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। ये वनस्पति प्राकृतिक, छोड़ दीजिए पूजा, वैसे कमेंट्स करते रहते सब। चलिए, कह रहा है कि यह वनस्पति प्राकृतिक जो प्लांट लाइक होते हैं, ये मतलब कि प्राकृतिक के होते हैं। जैसे क्या, बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं कुछ। इसके मतलब कि आकार के आधार पर 4 प्रकार से डिवाइड किया गया। देखिए, पहले तो सूक्ष्म जीव को 4 भाग में बांटा गया। उसके बाद जो जीवाणु है बैक्टीरिया, उसको भी वनस्पति के प्रकृति के आधार पर भी, या उसके आकार के आधार पर उसको डिफाइंड किया गया है। जैसे कि अलग अलग है। कोकाई कहा जाता है जिसका आकार गोल होता है। उदाहरण के लिए ये सब नाम दिए गए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद बेसिलाई है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपको मेनली ये आना चाहिए कि कोकाई क्या है, बेसिलाई क्या है, पूछेगा। बेसिलाई क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वायरस है, या फंगस है। तो ये आपको मेनली पता होनी चाहिए। तो क्या है ये आपका अभी बता रहे हैं बैक्टीरिया है। और एग्जाम के समय भी आपको याद होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया है। इसका आकार रॉड शेप का होता है। रॉड देखे हैं ना, आपके घर में यूज होता है ना, इस तरीके से रहता है क्या, छड़ सब ऐसे होता है ना, रॉड, आयरन का रॉड सब, तो उस तरीके का इसका शेप होता है। इसका उदाहरण देखिए, यही चीज यहाँ पर पढ़ रहे थे, इकोली, इसके बाद डिप्थेरिया, ये दोनों इस मतलब कि बैक्टीरिया में भी वाइसिलाई के उदाहरण में आते हैं। देख ली कितना डीपली जाके, और यहाँ तक आपको आकर बीटीएससी पूछेंगे क्वेश्चन। तो इसके टाइप्स है ये, ठीक है। एक तो आप ये समझ गए कि सूक्ष्म जीव में 4 प्रकार है, जिसमें जीवाणु आते हैं जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया का भी 4 टाइप्स है, कोकाई है, बेसिलाई है, और बेसिलाई के अंतर्गत ये आपको ये दोनों देखने को मिलते हैं। और इनसे अभी क्वेश्चन हम आपको जस्ट करवाए हैं। उसके बाद उसका है तीसरा है विवरियो। विवरियो जिसमें क्या आता है, इसका आकार कॉमा शेप का होता है, ऐसे होता है ना कॉमा, ऐसे कॉमा कॉमा शेप का होता है। जैसे कि इसमें विवरियो कॉलेरा होता है, कॉलेरा जो हाइजा कहते हैं। विवरियो कॉलेरा का नाम सुने हैं ना, तो ये जो विवरियो कॉलेरा हाइजा होते हैं, ये विवरियो मतलब कि अगर आपको अब पूछेगा क्वेश्चन, देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन फंसाना रहेगा आपको, तो पूछेगा कि हाइजा किस प्रकार का रोग है। अगर सिंपल पूछना रहेगा तो पूछ दे देगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस तरीके से, तो आप आसानी से बैक्टीरिया कर दीजिए। लेकिन आपको ये पूछ दिया कि हाइजा किस प्रकार का रोग है, वेबरियो बैक्टीरिया, एस्पाइरिला बैक्टीरिया, या दे देगा वेसिलाई बैक्टीरिया, या दे देगा कोकाई बैक्टीरिया। तो ये उन्हीं से बनेगा जो इस मतलब कि नोट्स को बार बार रिवीजन करेगा। और बीटीएससी इतना डेप्थ में जाकर पूछता है, इतना डेप्थ में जाकर पूछता है। और हार्ड आप लोग को पढ़ना है, इतना डेप्थ में पूछता है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सब टॉपिक को, ये सब नोट्स को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। आपको खुद नहीं लग रहा है अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे जल्द ही ये, ठीक है। तो क्या हो जाए, चलिए कोई बात नहीं, नोट्स पढ़ लीजिएगा नंदिनी, अभी क्लास के बाद मिल जाएगा, फिर क्लास दोबारा भी देख लीजिएगा, क्लास छूट गया अभी तो इसका उदाहरण क्या है, विवरियो कैलेरा मतलब हाइजा होते हैं। उसके बाद एस्पाइरीला, एस्पाइरीला दोनों वर्ड लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में समझ में आता है, जिसको इंग्लिश में आता है देख सकते हैं। इसका आकार की बात कर ले तो ये कुंडली शेप का स्पाइरल, स्पाइरल होता है ना, कुंडली शेप का होता है। और इसका उदाहरण है एस्पाइरिलियम म्यूनिस, इसका मतलब कि उदाहरण आते हैं। तो आप ये सारे एक बार जरूर क्लास के बाद मतलब कि रिवाइज कर लीजिएगा। किसी को दिक्कत हुआ समझने में क्या, आप लोग को तो दूसरा ही बात चल रहा है, और क्वेश्चन समझा जब करवाने लगते हैं एक बार
और समझा दीजिए। अर्पिता कर है एक बार और, ठीक है। देखिए कुछ नहीं था, देखिए क्या किए, क्या हुआ कि देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब सूक्ष्म जीव है, इस सबको आप देखते नहीं है, इसका आकार बहुत छोटा होता है और आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो सूक्ष्म जीव कह रहा है कि उसको 4 भाग में क्लासीफाई किया गया है, जिसको जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक कहते हैं। तो पहला हम लोग जीवाणु को लेते हैं। अब इसके सारे टाइप्स के बारे में समझते हैं। ये तो मतलब कि सूक्ष्म जीव का प्रकार हो गया। अब सूक्ष्म जीव का जो पहला प्रकार था जीवाणु, उसके बारे में समझते हैं। तो ये मतलब कि प्रकृति जो ये होते हैं, ये वनस्पति प्राकृतिक के मतलब कि होते हैं। इसके मतलब कि आकार के आधार पर भी 4 प्रकार से बांटा गया है। उसके आकार के आधार पर इसको बांटा गया है। कौन कौन से? कोकाई होते हैं जो गोल आकार का होता है, इसका उदाहरण आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बेसिलाई होते हैं जो कि बैक्टीरिया का ही पार्ट है, उसी का मतलब कि एक उसी का अंग मतलब कह सकते हैं कि उसी का होता है ना कि एक का मतलब कि उसका छोटे छोटे टाइप्स, तो वही उसी का टाइप्स या ब्रांचेज का लीजिए, उसी का प्रकार है। तो ये क्षर आकार का होता है, इसके उदाहरण देख लीजिए। और डिप्थेरिया इकोली है जो कि मतलब कि अभी जस्ट करवाए हैं क्वेश्चन। उसके बाद विवरियो है, इसका कोलेरा जो हाइजा होती है, विवरियो कोलेरा ये आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद एस्पाइरिल्ला है। तो 4 आपको बैक्टीरिया का टाइप्स पढ़ा दिए। बैक्टीरिया के जो 4 टाइप्स थे ये हम आपको बता दिए। पहले तो बताए माइक्रोजीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके बारे में कि उसका 4 टाइप्स होते हैं, जीवाणु, विषाणु, उसके बाद क्या था, प्रोटोजोआ था ना, उसके बाद क्या था, फंगस था। ये चारों बताए। उसके बाद अच्छा लगन चल रहा है इसलिए आप लोग एब्सेंट रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के चारों टाइप्स के बारे में समझ लिए। अब आप लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब प्रोटोजोआ पे आ जाते हैं। बैक्टीरिया समझ गए, अब प्रोटोजोआ पे आ जाते हैं। कह रहे कि प्रोटोजोआ जो होती है, अच्छा पूजा कर रहे हैं कि मतलब हम रिकॉर्डेड अभी कर लेते चलिए हाँ, जो व्यस्त रहते हैं, जो क्लास में ज्वाइन है, तो अगर लाइव में ज़्यादा इंटरेक्शन होते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं, अगर जरूरी काम है तो रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। तो ये प्रोटोजोआ जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, मतलब कि एक कोशिका से मिलकर बने होती है। तो ये कैसा होता है, तो ये एक कोशिकीय होती है। इसका उदाहरण में आप देख सकते हैं, एंटी एमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गए, ये सब क्या है, तो प्रोटोजोआ का प्रकार है। क्वेश्चन आज का जो थ्योरी है आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जो एंटी अमीबा है, प्लाजोडियम होते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोजोआ का टाइप है। इससे पहले किसका टाइप रहा है, तो बैक्टीरिया का। अब हम लोग प्रोटोजोआ में चल रहे हैं। चलिए इसका टाइप, अब प्रोटोजोआ में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है राइजोपोडा, मतलब कि प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ ही है ना, राइजोपो राइजोपोडा प्रोटोजोआ, ये इसका एक टाइप्स है। इसका 4 टाइप्स है, उसमें से एक टाइप्स ये है। इसमें क्या आते हैं, इसका उदाहरण यहां पर दिया है। उसके बाद इसमें जो रोग होता है, अमेबिया पेचिस के बारे में अभी तक आपने क्वेश्चन या क्लासेज में कभी न कभी क्वेश्चन किए होंगे। जो अमीबिया पेचिस जो होते हैं इसके कारण होते हैं। उसके बाद लीवर एब्सेस जो होते हैं वो भी इसी के कारण होते हैं। किसके कारण, तो राइजोपोडा क्या है, तो बैक्टीरिया, इसके कारण ये मतलब कि आपको देखने को, सॉरी, जो राइजोपोडा जो प्रोटोजोआ है इसके कारण ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसका दूसरा टाइप है फ्लैजिलेटस। इसके उदाहरण आप देख लीजिए। इसमें लिस्मेनिया सब आते हैं, और लिस्मेनिया के नाम आपने सुने होंगे, क्वेश्चन भी आएगा। इसके कारण आप लोग काला जार में देखते होंगे कि ये मतलब पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि काला जार में किस प्रकार का प्रोटोजोआ जीवित जंतु रहते हैं या किस प्रकार का प्रोटोजोआ होते हैं। आप क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपका मतलब कि गलती कर देते हैं, तो अभी ध्यान में रखिएगा। तो देख लीजिए काला जार में होते हैं। उसके बाद मतलब कि दस्त, इसमें समझ लीजिए वर्ड मीनिंग इसका गलत है। तो दस्त तो आप लोग हिंदी में समझते हैं। उसके बाद है सिलिएट जो होते हैं, और इसी का मतलब टाइप्स है। उसके बाद चौथा इसका है एस्पोरोजोआ। एस्पोरोजोआ में इसमें क्या होता है, तो प्लाजोडियम उदाहरण आता है। और इससे जो होने वाला रोग है वो कौन सा है, तो मलेरिया है। कौन सा है, तो इससे होने वाला रोग मलेरिया है। इसमें ज्यादा अटपटा क्या है,
ज़्यादा अर्थ पता है तो क्वेश्चन कम, आज थ्योरी एक बार और बताते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण करते हैं। माइक्रो जो जीव होते हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसको 4 भाग में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, एक है प्रोटोजोआ, तीसरा है विषाणु, चौथा है फंगस। तो पहला का टाइप्स, अब तो ये 4 टाइप्स होगा, अब इसका भी 4 टाइप्स है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में। 2 तो अभी बता दिए, ये 2 कल बताएंगे। तो देखिए जीवाणु जो है बैक्टीरिया, उसका 4 टाइप्स है। उसका कोकाई है, उसका क्या उदाहरण है ये बता दिए। वैसिल्स, इसके कारण कौन से उदाहरण है ये भी बता दिए। उसके बाद विब्रियो, उस मतलब कि जो प्रोटोजोआ है उसके बारे में भी बता दिए। उसके बाद हम लोग, सॉरी बैक्टीरिया था, उसके बाद प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसका भी अलग अलग उदाहरण है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है राइजोपोडा, उसके बाद राइजोपोडा कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ। उसके बाद दूसरा प्रोटोजोआ है फ्लैजिलेटस, तीसरा प्रोटोजोआ है सिलिएट, चौथा प्रोटोजोआ है एस्पोरोजोआ, जिसके कारण आप देखते होंगे कि जो रोग होते हैं मलेरिया रोग इसके कारण होते हैं। तो पूछते चाहते हैं ना कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है, तो ये किस प्रकार का है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब कभी आप लोगों से ये नहीं आना चाहिए गलतियां कि कौन से किस प्रकार का रोग होते हैं। कहां तक थे हम लोग? क्वेश्चन तो बहुत था, लेकिन आप लोगों को समझाना भी बहुत था, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज हो भी नहीं पाएगा। सूक्ष्म जीव का आकार सामान्यतः कितना होता है ये तो पता चल गया, 0.3 से 14 माइक्रोन के बीच में होता है। उसके बाद दिया है कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस प्रकार का उपकरण का उपयोग करिएगा, तो इसमें माइक्रोस्कोप, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। किससे? तो माइक्रोस्कोप से। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव का सही वर्गीकरण है? बैक्टीरिया, फंगी, शैवाल। शैवाल तो सूक्ष्म जीव में आते नहीं है, अभी बताए, शैवाल का चर्चा भी नहीं किए हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, ये हो सकता है क्या? यही होंगे ना? हाँ बिल्कुल सही, 41 का बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। सूक्ष्म जीव का जो सही वर्गीकरण किया गया है, 4 टाइप्स में इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, न कि शैवाल है। शैवाल का चर्चा ही नहीं किए हैं। वही चीजें यहाँ पर दिया गया जो हमने आपको 4 वर्गीकरण करवाए थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी। जिसको अभी तक भी नहीं समझ में आया, नोट से 1-2 बार रिवाइज करिएगा, और नहीं समझ में आया रहेगा तो कल क्लास करवाएंगे, फिर बताइएगा, फिर दोबारा पढ़ाएंगे। बिना समझाए तो आगे बढ़ेंगे नहीं। एक बार लेकिन आप लोग खुद से पढ़िएगा, तब समझ में निश्चित आ जाएगा। थ्योरी से पढ़िएगा तब आएगा, और इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको बीटीएससी में सिलेक्शन होगा। अगर जिसको ये नोट्स तब नहीं मिला, ये नोट्स आज पहले ही मिल जाएगा, तो इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा नोट्स और क्लासेज मिल जाए। चलिए, कह रहे कि बैक्टीरिया का कौन सा प्रकार कोमा आकार का होता है। तो वहां पे सबका चारों टाइप्स करवाए थे, उनमें से किसका आकार कोमा शेप का था, तो बता दीजिए। अब तो गलती नहीं होनी चाहिए किसी से। तो विवरो का था क्या? हाँ, विवरो का आकार कोमा शेप का था। तो बताइए कहाँ गलती है। देखिए उसी क्वेश्चन से अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है थ्योरी का, उसी के क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। अगर थ्योरी आधा कूजा बचा भी रह गया समझने में, तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए तो उसी टाइप से क्वेश्चन लाते हैं, ताकि आप लोगों का और भी बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो सके। विवरो का आकार कॉमा शेप का होता है। उसके बाद किस बैक्टीरिया का आकार गोलाकार होता था, ये भी बता दिए थे, और इस क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा। तो बताइए किस निम्न में से किस बैक्टीरिया का आकार गोलाकार होता है। तो किसका आकार गोलाकार होता है? हाँ बिल्कुल सही, बी इसका बिल्कुल सही है। जो भी स्टूडेंट बी करवा रहे थे बिल्कुल सही था। और क्वेश्चन भी करना है तो बहुत ज़्यादा स्पीड भी। ई कॉली के बारे में पूछा है, यह किस प्रकार का बैक्टीरिया का उदाहरण है। ये किस प्रकार का बैक्टीरिया था, हिंदी में वहां पर बताए हैं, ये मत कहिएगा सर हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में। तो वैसिली की उदाहरण थे, इसी का ना था।
था कि नहीं बताइए, इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। किस प्रकार का बैक्टीरिया का उदाहरण था, तो एक बार समझा देते हैं। देखिए कहाँ गया, देखिए विवरो का आकार था कोमा शेप का, यही थ्योरी से पूछा गया था। उसके बाद देखिए जो वैसीलाई थी, वैसीलाई इसी में के उदाहरण में ने था, इकॉली तो इसी के उदाहरण में था, इसी से क्वेश्चन थे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही उसी से बेस क्वेश्चन लाते हैं, जिस कारण कभी आपको हल्का भी लगने लगता है क्वेश्चन, तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत हल्का हो गया आज, कहाँ पे थे भूल भी जाते हैं। चलिए तो दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी का, यहाँ भी हो चुका था ना, यहाँ तक हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किस प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया में किस प्रकार का प्रोटोजोआ होता है बता दीजिएगा। तो मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया में, अच्छा आंसर ही दिख गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। एस्पोरोजोआ, एस्पोरोजोआ समूह का एक प्रोटोजोआ, मतलब इसका कारण आता है फैक्टर होता है। ये तो आपको पता चल गया ना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है, प्रोटोजोआ फंगस वायरस, तो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मलेरिया जो है उसमें एस्पोरोजोआ समूह के प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, और प्रोटोजोआ में भी कौन सा प्रोटोजोआ रहता है, तो एस्पोरोजोआ रहता है। ठीक है, डायरिया किस रोग से संबंधित है, तो डायरिया जो है वो आपको दस्त से संबंधित है, इसी से ना। तो डायरिया किससे संबंधित है, तो डायरिया आपका दस्त रोग से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन बच जाएगा जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि लिस्मेनेरिया किस रोग का उदाहरण है, तो लिस्मेनेरिया किसका उदाहरण है, क्या ये मलेरिया, कालाजार, हैजा या पेचिस, सबके बारे में बता चुके हैं। तो बताइए लिस्मेनेरिया का उदाहरण आया था, तो ये किसका उदाहरण, मतलब कि किस रोग का कारण है, या हिंदी में लिखा रहा है, इंग्लिश में लिखा तो वही रहेगा ना, लिस्मेनेरिया, तो इसमें ये मत कर दीजिएगा सर इंग्लिश में लिया है। तो लिस्मेनेरिया किस रोग का कारण है, तो लिस्मेनेरिया जो है आपका कालाजार का है। किसका है, कालाजार का, बिल्कुल सही है। हाँ अभी सही हो रहा है आप लोगों का, अगर थोड़ा एक दो बार और इस थ्योरी को रिवीजन करिएगा तो आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में आए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बता देते हैं, यहाँ से वैसे हम कंटिन्यू भी कल करेंगे। देखिए लिस्मेनेसिया जो होती है ये एक प्रोटोजोआ परजीवी होती है, जो कालाजार जिसके कारण होते हैं, इसके कारण कालाजार देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मलेरिया, इसमें प्लाजीमोडियम परजीवी पूछेगा तो प्लाजीमोडियम हो जाएगा। प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ था वो हमने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हाइजा क्लेरा के बारे में पूछा है, ये विवरो क्लेरा नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि हाइजा जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। यहां से क्वेश्चन 20 तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको 20 तरीके से पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पेचिस जो होते हैं वो आमतौर पर अमीबा या सिगेला बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको कल और भी डिटेल्स में इसको समझा देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करके बताइएगा, क्योंकि टाइम हो गया है और आप लोग आज बहुत मतलब कि क्वेश्चन में रिपीटेशन करवाए, नहीं तो आज आप लोगों के लिए 50-60 तक क्वेश्चन था तो वहाँ तक कर लेते, सोचे ही थे कि आज 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 45 तक क्वेश्चन लाए थे, कल करवा देंगे बचा हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके आंसर कर दीजिएगा, और चैट तो वैसे डिलीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सभी को।